आइए इस एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं। आज हम हालिया इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स और डेटा के आधार पर इंटरनेशनल इंटेलिजेंस ऑपरेशंस की इस बेहद उलझी हुई और हाई स्टेक्स दुनिया को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। आज के ये तथ्य हमें इस छुपे हुए युद्ध यानी शैडो वॉर के बिल्कुल करीब ले जाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक सवाल, कोई खुफिया एजेंसी अपने सबसे बड़े दुश्मन देश की राजधानी के ठीक बीचों बीच एक पूरी 4 मंजिला हथियारों की फैक्ट्री कैसे बना सकती है, वो भी बिना किसी की नजर में आए? मतलब सुनने में ये बिल्कुल किसी हॉलीवुड फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा लगता है ना। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हाल की रिपोर्ट्स असल में कुछ ऐसा ही इशारा कर रही हैं। तो हमारा पहला हिस्सा है द ट्रोजन हॉर्स फैक्ट्री। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की राजधानी तेहरान में एक 4 मंजिला इमारत थी और सच में हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि ये बिल्डिंग पूरे 2 सालों तक ईरानी सरकार की एकदम नाक के नीचे इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए एक सीक्रेट ड्रोन असेंबली प्लांट की तरह काम कर रही थी। जरा सोचिए, खुद वहां की पुलिस और एजेंसियों को लगता था कि ये उनकी अपनी सरकारी बिल्डिंग है। तो अब सवाल ये है कि इतनी बड़ी घुसपैठ मुमकिन कैसे हुई? इसे मुख्य रूप से 4 स्टेप्स में किया गया। सबसे पहले उन लोगों को चुना गया जो 1979 की क्रांति से पहले के शासन के समर्थक थे, यानी जिनमें मौजूदा सरकार के खिलाफ गुस्सा था। दूसरा, तेहरान में ये 4 मंजिला बिल्डिंग ली गई। तीसरा स्टेप बड़ा ही चालाकी भरा था। वहां काम करने वाले टेक्नीशियंस को फर्जी सरकारी आईडी कार्ड थमा दिए गए ताकि उन्हें लगे कि वे तो अपनी सरकार के लिए काम कर रहे हैं। और चौथा सबसे अहम कदम, छोटे छोटे सूटकेस और ट्रकों में छिपाकर बॉर्डर पार से ड्रोन्स के पुर्जे स्मगल किए गए। बिल्कुल दुश्मन के घर में बैठकर उसी के खिलाफ हथियार तैयार किए जा रहे थे। अब आते हैं हमारे अगले हिस्से पर, द रिंग ऑफ फायर और 13 जून का वो हमला। ये जो पूरी छुपी हुई रणनीति थी, ये 13 जून को अपने चरम पर पहुंची। इसे नाम दिया गया रिंग ऑफ फायर। मकसद था ईरान की टॉप लीडरशिप को निशाना बनाना। इस टेबल को देखिए, आईआरजीसी के जनरल हुसैन सलामी, मेजर जनरल मोहम्मद बघेरी और जाने मानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहम्मद मेहारी। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जब इन पर हमला हुआ तो ये लोग अपने घरों में सो रहे थे और ये हमला कहीं बाहर से नहीं बल्कि उसी तेहरान फैक्ट्री से उड़े ड्रोन्स के जरिए किया गया था। प्लान एकदम साफ था, ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को अंदर से ही तबाह कर दो ताकि बाहर से आने वाले जेट्स को कोई रुकावट ना मिले। जाहिर सी बात है, इतने बड़े आंतरिक हमले के बाद हंगामा तो होना ही था। जब छानबीन शुरू हुई तब जाकर ईरानी पुलिस उस 4 मंजिला फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर पाई। सोर्स मटेरियल के मुताबिक जब यह पूरा ऑपरेशन उजागर हुआ तो कुल 28 एजेंट गिरफ्तार किए गए। अब इसमें दिलचस्प बात यह थी कि इनमें से सिर्फ 2 इजरायली मोसाद के असली एजेंट थे, बाकी 26 स्थानीय लोग थे जिन्हें इस काम के लिए काम पर रखा गया था। अब इस तरह के डीप कवर ऑपरेशंस कोई रातों रात तो बनते नहीं हैं। इन आधुनिक खुफिया रणनीतियों को सही मायनों में समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना होगा। इस तरह के जवाबी हमलों का असली ब्लूप्रिंट दरअसल आज से 50 साल पहले ही तैयार कर लिया गया था। तो चलिए फ्लैशबैक में चलते हैं। 1972 का म्यूनिक ओलंपिक। 5 सितंबर 1972 दिन की शुरुआत होती है जब पीएलओ से जुड़े 8 सदस्य ट्रैक सूट पहनकर ओलंपिक विलेज की दीवार फांद जाते हैं। सुबह होते होते 2 इजरायली एथलीट्स मारे जाते हैं और 9 को बंधक बना लिया जाता है। इनकी मांग थी इजरायल की जेलों में बंद 234 कैदियों की रिहाई, लेकिन इजरायल ने साफ मना कर दिया। फिर शाम को एक समझौते के तहत आतंकवादियों और बंधकों को बस से एयरपोर्ट ट्रांसफर किया जाता है, लेकिन रात में एयरपोर्ट पर हालात बिगड़ जाते हैं। एक बेहद दुखद शूटआउट होता है जहां बचे हुए सभी 9 खिलाड़ियों की भी जान चली जाती है। कुल मिलाकर 11 इजरायली एथलीट्स इस खौफनाक घटना का शिकार हुए। और यहीं से शुरुआत होती है हमारे अगले हिस्से की, ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड। म्यूनिक की उस घटना ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। आतंकवादियों से कोई समझौता नहीं करने की अपनी सख्त नीति पर चलते हुए इजरायल ने एक ग्लोबल खुफिया जवाबी अभियान शुरू किया। यही था ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड, जो अगले 20 सालों तक चला। इसके तरीके कितने एक्सट्रीम थे वो देखिए। जो एजेंट्स चुने गए उन्हें अपने परिवार से सारे रिश्ते तोड़ने पड़े। अगर वो पकड़े जाएं तो उन्हें मोसाद या इजरायल से किसी भी तरह के संबंध से साफ इनकार करना था। उन्होंने फर्जी पहचान के साथ दुनिया भर में अपने टारगेट्स को ढूंढा और उन्हें खत्म करने के लिए बिल्कुल नए तरीके अपनाए। मतलब पेरिस में किसी के फोन में बम लगा दिया तो बैरूत में किसी मास्टरमाइंड के होटल के बिस्तर में विस्फोटक छुपा दिया, एकदम अचूक और साइलेंट। और ये जो नंबर 11 है ना, ये कोई आम नंबर नहीं है।
सूत्रों का दावा है कि इस अभियान के दौरान जिन भी टारगेट्स को गोलियों से मारा गया, उनके शरीर में ठीक 11 गोलियां उतारी गईं। जी हां, ठीक 11। ये म्यूनिक में मारे गए उन 11 एथलीट्स के लिए एक बेहद खौफनाक लेकिन प्रतीकात्मक बदला था। यह हमें दिखाता है कि उस ऑपरेशन की सटीकता और उसके पीछे का जज्बा कितना गहरा था। लेकिन जैसा कि कहते हैं, हर खुफिया मिशन हमेशा पर्दे के पीछे नहीं रह सकता। ये शैडो कैंपेन भी पूरी दुनिया के सामने आ गया। नॉर्वे के लिलेहैमर में एक बहुत बड़ी चूक हो गई। गलत पहचान की वजह से मोसाद एजेंट्स ने एक निर्दोष मोरक्कन वेटर की जान ले ली। इस भयंकर गलती के चलते नॉर्वे पुलिस ने 6 एजेंट्स को धर दबोचा और इसी के साथ पहली बार इस छुपे हुए अभियान का दुनिया के सामने पर्दाफाश हो गया। खैर, इतिहास के इन पन्नों को यहीं छोड़ते हैं और आज के दौर में वापस लौटते हैं, द ग्लोबल न्यूक्लियर थ्रेट। तेहरान की उस ड्रोन फैक्ट्री को तबाह करने जैसी सामरिक जीतों के बावजूद सच तो ये है कि एक बहुत बड़ा रणनीतिक खतरा अभी भी दुनिया पर मंडरा रहा है, और वो खतरा इस नंबर 15 में छिपा है। अलग अलग देशों के अपने अनुमान हो सकते हैं, लेकिन हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोसाद का खुद का दावा है कि ईरान ने अपने यूरेनियम को लगभग 90% तक एनरिच कर लिया है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि सैद्धांतिक रूप से वो सिर्फ और सिर्फ 15 दिनों के भीतर एक परमाणु हथियार तैयार कर सकते हैं। जरा सोचिए, सिर्फ 15 दिन। और इस खतरे का असर पूरी दुनिया पर कैसे पड़ रहा है, ये इस लिस्ट से बिल्कुल साफ हो जाता है। दुनिया की बड़ी परमाणु शक्तियां कैसे इन 2 देशों के पीछे खड़ी हो रही हैं, ये देखना किसी भी न्यूट्रल ऑब्जर्वर के लिए खौफनाक हो सकता है। एक तरफ इजरायल के समर्थन में अमेरिका, फ्रांस, यूके और जर्मनी जैसे देश हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान के समर्थन में रूस, चीन और उत्तर कोरिया खुलकर खड़े हैं। अब ये कोई आम क्षेत्रीय विवाद नहीं रहा, ये सीधे सीधे एक ग्लोबल टकराव की जमीन तैयार कर रहा है। मोसाद इंटेलिजेंस का ये दावा कि ईरान 15 दिनों में परमाणु हथियार बना सकता है, ये अपने आप में सब कुछ कह देता है। इंटरनेशनल इंटेलिजेंस कम्युनिटीज में इस वक्त जो भारी तनाव है, वो इसी वजह से है। न्यूक्लियर एनरिचमेंट को लेकर घड़ी की सुइयां लगातार टिक टिक कर रही हैं और कूटनीति के लिए समय बहुत तेजी से खत्म होता दिख रहा है। तो इन सारे ऑपरेशंस और इतिहास से बाहर निकलकर जब हम आज के इन निर्विवाद तथ्यों को देखते हैं, तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। वैश्विक स्थिरता यानी ग्लोबल स्टेबिलिटी का क्या होगा जब भारी अंतर्राष्ट्रीय समर्थन वाले और परमाणु हथियारों से लैस 2 देश आपस में टकराएंगे। 1972 के म्यूनिक से लेकर आज तेहरान की उस सीक्रेट फैक्ट्री तक, इस बढ़ते हुए शैडो वॉर की असली कीमत आखिरकार क्या होगी? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें आने वाले कल के परिणामों के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। इस एक्सप्लेनर के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।